कहानी की शुरुआत एक वॉइस ओवर से होती है जो हमें ये समझाता है कि इस धरती पर 8 अरब से भी ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उसी धरती की कदर नहीं करते जिसने हमें जिंदगी दी। हर दिन हम इसके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करते। हम जमीन, पानी, हवा सबको गंदा कर रहे हैं और शायद ही कभी इस पर सोचते होंगे। धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसका असर साफ दिखता है। जो पहाड़ हमेशा बर्फ से ढके रहते थे, अब वहाँ पर बर्फ बची ही नहीं है क्योंकि वो बहुत तेजी से पिघल रही है। ज्वालामुखियों का फटना अब आम बात हो गई है। जंगलों में आग लगना भी कोई नई बात नहीं रही। धरती ने हमें कई बार चेतावनी दी है, लेकिन हम हैं कि मानते ही नहीं है। बार बार होने वाले इन प्राकृतिक हादसों के बावजूद हम जंगलों की कटाई को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। लेकिन एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इंसानियत पर बहुत बड़ा संकट टूटेगा। इस चेतावनी के साथ ये वॉइस ओवर खत्म हो जाता है और कहानी हमें एक वैज्ञानिक लैबोरेटरी में ले जाती है जहाँ पर एक नए वायरस के ऊपर रिसर्च हो रही होती है। दरअसल ये वायरस पूरी धरती पर फैल चुका है। इस वायरस ने इंसानों को छोड़कर बाकी सभी जानवरों को मार दिया है, लेकिन इंसानों पर इसका असर थोड़ा अलग है। इसमें लोग मरते नहीं हैं, बल्कि लोग ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंसानियत तो लगभग खत्म हो चुकी है और जो कुछ गिने चुने लोग बचे हैं उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पूरी दुनिया जैसे थम सी गई है। ऐसे में इंसानों को बचाने का काम एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांटेक्स करता है। वैज्ञानिकों ने इस पौधे को कृत्रिम रूप से तैयार किया है और इसे बड़ी मात्रा में उगाने के लिए अलग अलग जगहों पर वेयर हाउस बनाए। अब जो 10 बच्चे इस दुनिया में जिंदा बचे हैं, वही प्लांटेक्स और जरूरी दवाइयों को वैज्ञानिकों तक पहुंचने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये बच्चे मिलिट्री ट्रेनिंग ले चुके हैं, लेकिन उनका काम आसान नहीं है। रास्ते में उन्हें बहुत भूखे लोगों का सामना करना पड़ता है जो उनके पास मौजूद प्लांटेक्स को लूटने की कोशिश करते हैं। इन बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर ये पैकेज साइंटिस्ट तक पहुंचाना होता है। अब इसी बीच कुछ साइंटिस्ट एक टेम्पररी दवा तैयार कर लेते हैं जिसका नाम होता है जीपिन। अब सबको उम्मीद होने लगती है कि शायद इंसानियत को बचाया जा सकता है, लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। उस लैब में एक साइंटिस्ट वायरस की चपेट में आ जाता है जिससे वहाँ पर हड़कंप मच जाता है। वेल, ये इस कहानी का मेन पॉइंट था क्योंकि इसके बाद कहानी सीधा प्रेजेंट में आती है जहाँ पर एक राइडर एक वेयरहाउस में पैकेज पहुंचाकर वापस लौट रहा होता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसको काट लेता है। राइडर किसी तरह उसको मारता है और खुद को जीपिन का इंजेक्शन लगाता है। फिर जैसे तैसे वो अपने वेयरहाउस लौट जाता है। अब यहाँ पर एक और जरूरी बात सामने आती है। जब भी कोई राइडर कहीं से लौटता है तो उसे एक खास तरह का ब्रेसलेट पहनाया जाता है ताकि ये जांचा जा सके कि उसे वायरस का संक्रमण हुआ है या फिर नहीं। ये ब्रेसलेट एक अनोखी खोज है जिसकी मदद से तुरंत पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति संक्रमित है या फिर नहीं। इसी तकनीक से वेयरहाउस में वायरस के फैलाव को रोका जाता है। जब वो राइडर वापस आता है और ब्रेसलेट पहनता है तो पता चलता है कि वो संक्रमित हो चुका है। इसी वजह से उसे गोली मारने का फैसला किया जाता है। लेकिन तभी वो राइडर कहता है, देखो मैं पूरी तरह से संक्रमित नहीं हूँ, मुझे सिपिन दे दो, मैं बच सकता हूँ। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और अचानक ही एक गोली उसके सर में लगती है और उसकी जान चली जाती है। यही हमें फिल्म की हीरोइन सैरा से मिलवाया जाता है और ये बिल्कुल किलर इंट्रोडक्शन होता है क्योंकि सैरा ने ही उस राइडर को गोली मारी थी। दरअसल सैरा भी एक राइडर है और आज से 5 साल पहले जब ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था तब सैरा एक इमारत में फंसी हुई थी। उसके बॉयफ्रेंड पार्क ने आकर उसको बचाया और हिम्मत दी। तभी कुछ ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगे और दोनों अलग अलग रास्तों पर भागने लगे। आखिरकार पार्क एक जगह बंद हो गया। सारा बाहर से दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। अंदर से पार्क कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था कि हमेशा साथ रहूंगा, लेकिन शायद अब मैं वो वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। कम से कम तुम यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद सैरा वहाँ से रोते हुए निकल जाती है, जिसके पीछे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ सैरा अपने असिस्टेंट के साथ एक पैकेज डिलीवर करने जा रही होती है। लेकिन जब वो लैब पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ के सारे गार्ड्स मर चुके हैं। वैज्ञानिक जो प्लांटेक्स, सिपिन और कम्युनिकेशन डिवाइस को संभाल रहे थे वो कहीं पर भी नहीं है। दोनों इधर उधर तलाश शुरू करते हैं जहाँ उन्हें कुछ ज़ॉम्बीज़ घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि कोई भी ज़ॉम्बी के काटने से नहीं मरा था। उन्हें शक होता है कि ये सब कुछ प्लान के तहत किया गया है। दरअसल किसी ने इस वेयरहाउस को लूटा था और ज़ॉम्बीज़ को जानबूझकर यहाँ पर छोड़ दिया ताकि लगे कि हमला ज़ॉम्बीज़ ने किया। तभी उनके पीछे एक रहस्यमय शख्स नजर आता है जो उनके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। सैरा फुर्ती से अपनी शील्ड हटाकर उसकी तरफ देखती है।
लेकिन जब तक वो उसको पकड़ते तब तक गोली की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी वहां पर आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इधर वो रहस्यमय शख्स भाग निकलता है, जबकि सैरा और उसका असिस्टेंट ज़ॉम्बियों के बीच बुरी तरह फंस जाते हैं। सैरा ज़ॉम्बियों पर गोली की बारिश कर देती है, लेकिन उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। ज़ॉम्बी बार बार उठकर वापस उन पर टूट पड़ते हैं और उनको काटने की कोशिश करते रहते हैं। सैरा लगातार ज़ॉम्बियों पर चाकू से वार करती रहती है। एक ज़ॉम्बी उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन सैरा उसको मार गिराती है। उसका असिस्टेंट भी बहुत ही डरावने तरीके से ज़ॉम्बियों को मारता है और आखिरकार दोनों मिलकर उन सारे ज़ॉम्बियों को मार देते हैं, जिसके बाद दोनों थक हार कर वापस वेयरहाउस लौटते हैं। वहां पहुंचकर हमेशा की तरह उनको ब्रेसलेट पहनाया जाता है ताकि देखा जा सके कि कहीं वो संक्रमित तो नहीं हुए। दोनों के ब्रेसलेट हरे रंग में चमकते हैं, जिसका मतलब है कि दोनों वायरस से सुरक्षित हैं। लेकिन न जाने क्यों असिस्टेंट थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। जब सैरा अपने बॉस को बताती है कि वेयरहाउस पर हमला हुआ था, तो बॉस कहता है कि और भी कई वेयरहाउस पर इसी तरह के हमले हुए हैं, पर ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब कौन कर रहा है। तभी सैरा उसको एक हार्ड डिस्क देती है जो उसे ये वेयरहाउस से मिली थी। सैरा का काम पूरा होता है। बॉस उसे सैलरी के तौर पर प्लान टैक्स दे देता है, जिसके अगले सीन में हमें असिस्टेंट को दिखाया जाता है। असल में उसे वेयरहाउस में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन अगर बाकी लोगों को ये बात पता चल जाती तो वो उसको मार देते। इसीलिए उसने चुपके से जीपेन दवा ले ली थी, जिससे उसका संक्रमण कुछ समय के लिए छुप गया था। उधर बॉस जब उस हार्ड डिस्क को चेक करता है तो उसमें एक साइंटिस्ट की रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें बताया गया है कि वायरस का इलाज पैकेज नंबर 1932 से तैयार हो सकता है। ये सुनते ही बॉस दौड़कर जाता है और पैकेज नंबर 1932 को खोलता है, लेकिन जैसे ही अंदर देखता है तो वो तुरंत उसको सील कर देता है और वहां से चला जाता है। अब उसके अंदर क्या था इसका खुलासा अभी तो नहीं होता है, क्योंकि सस्पेंस बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद सैरा को दिखाया जाता है जो चाकू चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो काफी सख्ती से ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी एक नया राइडर डिंगो उसको देख रहा होता है। सैरा उसके ऊपर चाकू फेंक देती है, जिससे वो डर जाता है। फिर डिंगो सैरा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका तरीका फेल हो जाता है। सैरा उसको समझाती है कि इस काम के लिए खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारे मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इधर असिस्टेंट धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगता है, क्योंकि जीपेन का असर अब खत्म हो रहा था। कुछ ही देर में वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और दूसरे गार्ड्स को काटने लगता है। अब वो वेयरहाउस भी संक्रमित हो जाता है, लेकिन सैरा को उसका पता नहीं होता है। वो तो अपने पुराने दिनों को याद कर रही होती है, जब वो और पार्क एक रेस्टोरेंट में थे। पार्क वहीं पर सो गया था और सैरा ने उसकी नाक में पेपर डालकर उसको उठाया था। दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे। तभी एक संक्रमित लड़की रेस्टोरेंट में घुस आती है और लोगों को काटने लगती है। ये वीडियो देखकर सैरा उदास हो जाती है। इसी बीच वेयरहाउस में इमरजेंसी अलर्ट बजता है। शायद ज्यादातर लोग फिर से संक्रमित हो चुके थे। दूसरी ओर नया राइडर डिंगो एक ज़ॉम्बी के हमले से किसी तरह बच जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी गुस्से में आकर दोनों पर हमला कर देता है। किसी तरह मुकाबला करके दोनों बॉस के पास पहुंचते हैं, जहां बॉस उनको बताता है कि अब ये वेयरहाउस भी रहने के लायक नहीं बचा है। सैरा कहती है कि हमें कोई और सुरक्षित जगह तलाशनी होगी। डिंगो कहता है कि कम से कम बैकअप के लिए बाकी राइडर्स को बुला ले, लेकिन बॉस कहता है कि ये आखिरी वेयरहाउस था, अब और ना कोई जगह बची है और ना ही कोई राइडर्स। फिर बॉस सारा को वही हार्ड डिस्क देते हुए कहता है कि इस डिस्क में वायरस की दवा बनाने की पूरी जानकारी है और उसका रास्ता पैकेज नंबर 1932 से होकर जाता है। अब तुम्हारा काम है कि ये डिस्क और वो पैकेज किसी तरह एक साइंटिस्ट की लैब तक पहुंचाओ। जिस पर सारा अपने बॉस से कहती है कि आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। लेकिन बॉस अपनी बाह पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान दिखाता है। वो कहता है कि मैं संक्रमित हो चुका हूँ, तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अब जैसे ही सैरा और डिंगो वहां से निकलते हैं, बॉस खुद को गोली मार लेता है और उसी के साथ पूरा वेयरहाउस तबाह हो जाता है। अब सैरा और डिंगो पैकेज लेकर लंबी यात्रा पर निकलते हैं, जहाँ रास्ते में अचानक डिंगो गाड़ी से उतरता है और उल्टी करने लगता है। सैरा उसके ऊपर बंदूक तान देती है और कहती है कि शायद तुम भी संक्रमित हो चुके हो, जिस पर डिंगो घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं, ये वायरस की वजह से नहीं है, ये ट्रैवल सिकनेस है। लेकिन सैरा को भरोसा नहीं होता है, इसलिए बेचारा डिंगो अपने कपड़े उतारकर उसको दिखा देता है। और जब सैरा को तसल्ली हो जाती है तो वो कहती है कि अपने कपड़े पहन लो, ये नजारा देखकर पता नहीं बाकी का सफर कैसे तय होगा। फिर दोनों दोबारा सफर पर निकलते हैं। डिंगो पूछता है कि इस पैकेज को कहां पर पहुंचाना है। सैरा उसको एक नक्शा दिखाती है जिसमें रास्ता मार्क किया हुआ है। वो बताती है कि अगर इसी रास्ते पर चलेंगे तो 2-3 दिन में पहुंच जाएंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो लैब जहां पैकेज पहुंचाना है उन तक सैरा के बॉस ने मरने से पहले एक कोडेड मैसेज भिजवा दिया था कि आखिरी वेयरहाउस भी नष्ट हो चुका है। दूसरी ओर वही रहस्यमय आदमी दिखाया जाता है जिसने पहले सैरा को मारने की कोशिश की थी।
उसने वेयरहाउस से एक रेडियो चुराया था और अब उसको भी सैरा के बॉस का मैसेज मिल चुका था, जिसमें पैकेज नंबर 1932 का जिक्र था। जहां एक तरफ वैज्ञानिक खुश हैं कि अब वो पैकेज मिलने वाला है जिससे दवा बनाई जा सकती है, वहीं दूसरी ओर वो रहस्यमय आदमी भी उस पैकेज की तलाश में निकल चुका है। इधर सैरा और डिंगो कुछ भूखे लोगों के हाथों पकड़ लिए जाते हैं। वो दोनों कुछ नहीं कर पाते और आत्मसमर्पण कर देते हैं। जब वो लोग उनका बैग चेक करते हैं और जंगल में उस पैकेज को खोलते हैं तो उसमें एक जीवित इंसान निकलता है, जिसके हाथों में ऑक्सीजन सपोर्ट और ब्रेसलेट लगा होता है। उस ब्रेसलेट से पता चलता है कि वो संक्रमित तो है, लेकिन अभी संक्रमण का स्तर केवल 49 है। वो कोई और नहीं बल्कि सैरा का बॉयफ्रेंड पार्क है, जो 5 साल पहले ज़ॉम्बियों के बीच फंसा था और सैरा को लगा था कि वो मर चुका है। जैसे स्तर 50 होता है, पार्क जाग जाता है और सबको मारने लगता है। सैरा उसको देखकर डर जाती है क्योंकि वो अब उसको पहचानता नहीं है। सैरा उसको पुरानी वीडियो दिखाकर याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन कैमरे की बैटरी खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है। वो उसको लैब ले जाने का फैसला करती है। रास्ते में वो एक कैंप से सामान लेने जाते हैं, लेकिन वो पहले ही तबाह हो चुका होता है। पार्क को एक आवाज सुनाई देती है और उसके सर में दर्द होने लगता है। तभी वो रहस्यमय आदमी एक रिमोट कंट्रोल कार उनके पास भेजता है और जैसे डिंगो कार के पास जाता है उसमें अलार्म बजने लगता है, जिससे ढेर सारे ज़ॉम्बी वहां पर आ जाते हैं। सैरा देखकर डर जाती है क्योंकि जब जब पार्क को गुस्सा आ रहा था उसके ब्रेसलेट में संक्रमण का स्तर बढ़ता जा रहा था। अब तीनों मिलकर वहां से भागते हैं, लेकिन रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो रात में वहीं रुकने का फैसला करते हैं। सारा और पार्क वैन में बातें करते हैं। भले ही पार्क को कुछ भी याद नहीं है, लेकिन सैरा खुश है कि वो जिंदा है। वहीं दूसरी ओर एक लैब में पार्क के खून का पुराना सैंपल पहले से मौजूद होता है। एक जूनियर साइंटिस्ट उसकी जांच करता है और पाता है कि उसमें 90 एंटीबॉडीज हैं, जिससे वैक्सीन बनाई जा सकती है। वो ये बात अपने सीनियर को बताता है, लेकिन सीनियर जलन में उसे नीचा दिखाने लगता है। वो उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता है और जब बाकी जूनियर्स भी सीनियर का साथ देते हैं तो साइंटिस्ट अकेला रह जाता है। इधर सैरा सो रही होती है और वो रहस्यमय आदमी उस बॉक्स की जांच करता है जिसमें पार्क था। अगली सुबह ये तीनों पैदल ही अपनी जर्नी शुरू करते हैं। रास्ते में वो एक जंगल से गुजरते हैं जहाँ ज़ॉम्बी खड़े खड़े सो रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ खास डिवाइसेस लगे होते हैं जो आवाज निकालकर ज़ॉम्बियों को भटकाते हैं। अब जैसे सैरा एक डिवाइस ऑन करती है, आसपास के स्पीकर से आवाज आने लगती है और दूर खड़ा रहस्यमय आदमी बहुत खुश होता है। लगता है ये जाल उसी ने बिछाया था। अब तीनों ज़ॉम्बियों से बचकर भागने लगते हैं और रास्ते में अलग अलग हो जाते हैं। सैरा के पीछे कई ज़ॉम्बी लग जाते हैं, लेकिन डिंगो समय पर एक साउंड बोर्ड की वायरिंग बदल देता है, जिससे आवाज दूसरी ओर शिफ्ट हो जाती है और ज़ॉम्बी वहां पर चले जाते हैं। अब जैसे ही सैरा बाहर निकलती है, एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर झपट पड़ता है, लेकिन पार्क बीच में आकर उसको बचाता है। ज़ॉम्बी पार्क को काट लेता है, जिससे उसका संक्रमण स्तर बढ़कर 72 हो जाता है। गुस्से में पार्क उस ज़ॉम्बी को बुरी तरह पीटता है, लेकिन खुद भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें 5 साल पुराना एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब पार्क और सारा एक कैंप में थे। सैरा बहुत डरी हुई थी, लेकिन पार्क ने उसको दिलासा दिया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम एक घर बनाएंगे जिसमें बगीचा होगा और हम दोनों वहां पर खुशी से रहेंगे। ये सब पार्क को एक सपने की तरह याद आता है और वो तड़पने लगता है। सैरा उसको शांत करती है और फिर डिंगो के पास जाती है। पहले सैरा हमेशा डिंगो से रूखे तरीके से बात करती थी, लेकिन अब वो उससे नरम स्वर में पूछती है कि उसका अतीत क्या था। डिंगो बताता है कि वो पहले स्कूल टीचर था, लेकिन इस महामारी में उसके सारे बच्चे मर गए। सैरा को ये सुनकर बहुत दुख होता है। डिंगो कहता है कि वो हथियार उठाने में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन यहाँ जिंदा रहने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है, इसीलिए उसने राइडर की नौकरी कर ली। इस बातचीत के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। डिंगो हार्ड डिस्क का डेटा लैपटॉप पर लोड कर लेता है, जिसमें बताया गया था कि पार्क के खून में ऐसी एंटीबॉडी है जिससे वायरस के लिए वैक्सीन बनाई जा सकती है। उधर पार्क को भी अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जिससे सारा बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि अब हम कहीं जाकर चैन से जिंदगी बिताएंगे, लेकिन पार्क कहता है कि पहले हमें वैक्सीन बनानी होगी। सैरा कहती है कि ये सब सुबह सोचेंगे, अभी आराम करो। डिंगो को सैरा की बात सही नहीं लगती है। वो गुस्सा हो जाता है। दोनों में बहस हो जाती है, जबकि उधर पार्क सैरा के कैमरे में पुरानी वीडियोस देखने लगता है, जिस वजह से उसका संक्रमण स्तर बढ़ने लगता है। अगर उसका संक्रमण 100% हो गया तो फिर उसके शरीर से एंटीबॉडी नहीं निकाली जा सकेंगी और सैरा की जान भी खतरे में पड़ सकती है। ये सोचकर पार्क चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सैरा और डिंगो उसको ढूंढने निकलते हैं। उधर रहस्यमय आदमी पार्क के ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन पार्क उसे पकड़कर पेट से बांध देता है। वो आदमी खुद को वैज्ञानिक बताता है और आईडी दिखाकर कहता है कि वो पार्क के एंटीबॉडी के पीछे है। वो दावा करता है कि ये ब्रेसलेट और अन्य चीजें भी उसी की बनाई हुई है। पार्क को भरोसा नहीं होता, लेकिन जब वो बताता है कि उसके लैब में सभी लोग मर चुके हैं
और वो अकेला बचा है तो पार्क सोचता है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, इसीलिए वो उसके साथ चल पड़ता है। जहाँ रास्ते में उनके ऊपर एक गैंग हमला कर देती है, जिन्हें पता चल गया था कि पार्क संक्रमित है। उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सैरा और डिंगो वहां पर पहुंचकर सबको मार देते हैं और पार्क को बचा लेते हैं। सैरा उस वैज्ञानिक से सवाल करती है कि क्या वही था जिसने उसकी पहले जान लेने की कोशिश की थी। पार्क उसकी आईडी दिखाता है, लेकिन सैरा को अब भी उसके ऊपर थोड़ा शक था। उधर उस लैब में सीनियर साइंटिस्ट वैक्सीन बनाने की आखिरी कोशिश में सारे जरूरी पदार्थ बर्बाद कर देते हैं। जूनियर साइंटिस्ट बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि जब तक अब नए सैंपल्स नहीं आते हैं तब तक वैक्सीन नहीं बनेगी। सीनियर उसको टालने की कोशिश करता है। इसके बाद हम एक बार फिर से सैरा को देखते हैं, जो लैब के पास पहुंच गई है। वहाँ पर भी अंधेरे में कई ज़ॉम्बी खड़े होकर सो रहे होते हैं। सब चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वैज्ञानिक एक खाली डिब्बे पर पैर रख देता है, जिससे आवाज हो जाती है और सारे ज़ॉम्बी उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। सब भागते हुए लैब के अंदर आ जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस दरवाजे को अंदर से लॉक नहीं किया जा सकता था। इसीलिए डिंगो बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देता है, जो ज़ॉम्बीज को दूसरी ओर ले जाता है। सैरा उसको रोकती है, लेकिन डिंगो कहता है कि अब तुम्हारे हाथ में ही मानवता की आखिरी उम्मीद है। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो लैब का हाल देखकर दंग रह जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि जूनियर वैज्ञानिक गुस्से में खुद को संक्रमित कर चुका है। सैरा टूट जाती है कि इतना सब करने के बाद भी ये जगह भी बेकार हो गई। तभी कुछ ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला कर देते हैं और पार्क उनको मार देता है, लेकिन उसका संक्रमण स्तर अब 98 पर पहुंच चुका था। उधर वैज्ञानिक भी एक ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है और तभी उसकी शर्ट हटती है, जिससे हमको पता चलता है कि वो खुद भी संक्रमित है। सैरा इसको देखकर डर जाती है और वो ज़ॉम्बी उस वैज्ञानिक को छोड़कर सैरा के ऊपर हमला कर देता है। सैरा उसको मार देती है और पार्क के पास जाती है, जो अब गुस्से में दहाड़ रहा होता है। उसका संक्रमण 99 तक पहुंच चुका होता है, जो अपनी दोनों लाल आंखों से सैरा की तरफ देखता है, जिसके बाद वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। सैरा बहुत रोती है और कहती है कि कुछ दिन ही सही, पर हम साथ तो रहे। जिस पर पार्क कहता है कि अभी सबसे जरूरी वैक्सीन बनाना है। वो अपना ब्लड सैंपल सैरा को दे देता है और बेहोश हो जाता है। और तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि अगर किसी के पास वैक्सीन की जानकारी है तो इस लोकेशन पर आए, जिसको देखकर सैरा समझ गई थी कि अब उसका अगला कदम क्या है। सैरा उस सैंपल के साथ उस जगह की तरफ निकल जाती है और यहीं पर द पैकेज नाम की फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये यूनिक ज़ॉम्बी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।